हेलो एवरीवन, मैं मुस्कान खंडेलवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस लेक्चर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्रांति बैच 2.0 के अंदर हमने स्टार्ट किया था एमपी जीके की एक कंप्लीट फुल लेंथ सीरीज़, जो कि प्रीलिम्स 2026 के लिए आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और होने वाली है। हमने इसे स्टार्ट किया था एमपी हिस्ट्री से, जिसमें हम ऑलरेडी मध्य प्रदेश की एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। फ्रॉम टुडे वी विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ ट्राइबल्स इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857, या फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट में ट्राइबल्स ने, एमपी के ट्राइबल्स ने, एमपी के जनजातियों ने जो भी योगदान दिया था, हमें वो पढ़ना है। देन वी विल फर्दर स्टार्ट आर्ट एंड कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश। हम मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश के लोक गीत, लोक नृत्य और लोक नाट्य, है ना, फोक सॉन्ग्स ऑफ एमपी, फोक डांसेज एंड फोक ड्रामा ऑफ मध्य प्रदेश। और इस तरीके से करके हम अपने मध्य प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर को भी आगे पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। हमने कल लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था, है ना? कल हमने लास्ट पढ़ा था कि इम्पॉर्टेंट रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद इम्पॉर्टेंट कौन कौन से रिवॉल्ट हुए थे। कुछ हमने पढ़े थे गांधीयन मूवमेंट्स, है ना, जो गांधी जी के इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स थे, जैसे कि फर्स्ट इम्पॉर्टेंट मूवमेंट विच वॉज लेड बाय गांधी जी, या फर्स्ट नेशन वाइड मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी कौन सा था? तो महात्मा गांधी का जो फर्स्ट नेशन वाइड मूवमेंट था वो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो असहयोग आंदोलन, है ना, जिसमें मध्य प्रदेश से इसे लेड कर रहे थे कौन? मध्य प्रदेश में इसके नेतृत्व करता थे सीहोर के प्रभाकर डुंडीराज, ठीक है। उसके अलावा फिर कई सारे लीडर्स ने, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी, द्वारका प्रसाद मिश्रा और भी लीडर्स ने इस रिवॉल्ट को क्या किया था, आगे बढ़ाया था। देन आफ्टर हमने कई सारे जो अदर रिबेलियंस हुए थे, अदर रिवॉल्ट हुए थे, मूवमेंट हुई थी, सत्याग्रह हुए थे, उन्हें हमने देखा था, है ना, जिसमें हमने खिलाफत मूवमेंट से स्टार्ट करके लास्ट कहाँ तक पढ़ा था, है ना, राइस मूवमेंट, डायनामाइट इंसिडेंट, यहाँ तक पढ़ा था। उसके अलावा हमने कुछ अदर इवेंट्स देखे थे कि कुछ मंडल का कुछ, है ना, जैसे स्त्री सेवा दल फॉर्म हुई थी 1931 में। उसके अलावा प्रजामंडल का फॉर्मेशन हुआ था 1938 में। अंजुमन खुद्दम ए वतन और भोपाल स्टेट हिंदू सभा ये कब बनी थी? 1934 में। एंड देन वी हैव स्टडीड कि प्रजा परिषद का गठन, जो कि फार्मर वेलफेयर के लिए गठन किया गया था, इसका गठन कब हुआ था? 1935 में। आज हम ट्राइबल का रोल स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र से, उनको एक मैप के माध्यम से समझ लेते हैं कि किस फ्रीडम फाइटर ने कहाँ से अपना सहयोग दिया। क्योंकि प्रीलिम्स में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पर्टिकुलर मैं बोलूँ कि किस, जैसे कि राजा बख्तावर सिंह रिप्रेजेंट विच रीजन इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857, या क्विट इंडिया मूवमेंट ने में उन्होंने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से अपना योगदान दिया। तो क्षेत्र पूछे जाते हैं, इसलिए हम एमपी के मैप में देख लेते हैं कि कौन कौन से लीडर कहाँ कहाँ से थे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइबल पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके नाम और उनका योगदान किस मूवमेंट में था, हम वो देखेंगे। देन हम स्टार्ट करेंगे आर्ट एंड कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ पर एक मैं एमपी का, है ना, रफ मैप बना रही हूँ। अब हमें क्या देखना है कि कौन से रीजन से किस स्वतंत्रता सेनानी ने अपना योगदान दिया, है ना। तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले ये शिवपुरी, है ना, शिवपुरी के भी पढ़ते हैं हम पहले। क्या? मुरैना। मुरैना से कौन थे? मुरैना से कौन थे? मुरैना से थे राम प्रसाद बिस्मिल। मुरैना से अपना योगदान किसने दिया था? मुरैना से अपना योगदान दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। उसके बाद देन शिवपुरी। शिवपुरी के कौन थे? ढिल्लन शाह। ढिल्लन शाह कहाँ के थे? शिवपुरी के। उसके बाद देन हम कहाँ पे आते हैं? फिर हम आते हैं यहाँ पे, है ना, कहाँ पे?
छतरपुर। छतरपुर के कौन थे? दीवान देशपत बुंदेला। दीवान देशपत बुंदेला कहाँ के थे? तो दीवान देशपत बुंदेला ये थे छतरपुर से, है ना। इन्होंने छतरपुर में अपना योगदान दिया था, छतरपुर वाले रीजन पे। उसके बाद देन फिर हम आते हैं कहाँ पे? देवास से, है ना। देवास के कौन थे? ये यहाँ पे क्या है? देवास। देवास में कौन थे? दौलत सिंह। उसके बाद फिर कहाँ पे आएंगे? धार। तो धार से अपना योगदान किसने दिया था रिवॉल्ट में? धार। धार से कौन थे? धार से थे, है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं हम। धार। तो धार से कौन थे? राजा बख्तावर। राजा बख्तावर सिंह ये कहाँ से थे? धार से। राजा बख्तावर सिंह ये धार से थे। उसके बाद कहाँ से? उसके बाद पढ़ेंगे हम इंदौर से। तो इंदौर से कौन थे? यहीं आसपास आएगा इंदौर। तो इंदौर से कौन थे? इंदौर से थे शहादत खान, है ना, शहादत खान। शहादत खान कब थे? शहादत खान जब 1 जुलाई 1857 को रिवॉल्ट मऊ छावनी में पहुंचा, तब ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जिन्होंने अपना इंपॉर्टेंट योगदान दिया था। उसके बाद छतरपुर के आसपास ये दमोह, यहाँ वाले रीजन से कौन थे? है ना, दमोह। इस रीजन से किसने पार्टिसिपेट किया था रिवॉल्ट में? तो इस रीजन से थे किशोर सिंह। किशोर सिंह। देन आफ्टर उसके बाद शहडोल वाले क्षेत्र से, कहाँ से? शहडोल। शहडोल से हम 2 इंपॉर्टेंट नाम पढ़ते हैं, किनका किनका? एक हम पढ़ते हैं गरुल सिंह, गरुल सिंह, और एक हम पढ़ते हैं शंभुनाथ शुक्ल। शंभुनाथ शुक्ल। एक पढ़ते हैं किसका? गरुल सिंह, एंड दूसरा शंभुनाथ शुक्ल। कौन से रीजन से थे? शहडोल। उसके बाद फिर कौन सा क्षेत्र आएगा? यहां पर हम देखते हैं रीवा, है ना। तो ये क्या है? रीवा। अब रीवा वाले क्षेत्र से इंपॉर्टेंट कौन कौन थे? तो धीर सिंह। कौन? धीर सिंह। धीर सिंह कहाँ से थे? रीवा से, है ना। रीवा से कौन थे? धीर सिंह। फिर यहीं पे सतना, है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं। कहाँ से? सतना से। यहाँ पर ये लिखते हैं सतना। तो सतना से कौन कौन थे? सतना से थे लाल पदमधार सिंह। लाल पदमधार सिंह कहाँ से थे? सतना। लाल पदमधार सिंह के बाद एक कौन थे? ठाकुर रणमत सिंह। ये भी रीवा से ही थे। रणमत सिंह। रणमत सिंह और लाल पदमधार सिंह ये कहाँ से थे? सतना से। और धीर सिंह कहाँ से थे? रीवा से। और किशोर सिंह, किशोर सिंह कहाँ से थे? दमोह से। उसके बाद सागर, है ना। तो दमोह और ये जो सागर वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पे, तो सागर से कौन था? सागर, है ना। ये सागर है, सतना, शहडोल, छतरपुर, दमोह, रीवा, देवास, धार। यह कहाँ से थे?
इंदौर, इंदौर से कौन थे? शहादत खान। उसके बाद मुरैना से रामप्रसाद बिस्मिल और शिवपुरी से ढिल्लन शाह। तो सागर से कौन थे? राजा बख्तावली। राजा बख्तावली ये कहाँ से थे? राजा बख्तावली, राजा बख्तावली थे सागर से। तो राजा बख्तावली हमने कहाँ से देखा था? सागर से। उसके बाद राजा बख्तावर सिंह धार से। देन अलीराजपुर से कौन थे? अलीराजपुर से थे जिनके नाम पे चंद्रशेखर आज़ाद नगर नाम पड़ा अलीराजपुर का। क्या नाम पड़ा? चंद्रशेखर आज़ाद नगर, है ना। तो ये कहाँ से थे? अलीराजपुर से, है ना। तो मेरा इस मैप के माध्यम से आप लोगों को ये फ्रीडम फाइटर्स बताने का मकसद था दोस्तों, कि आपको ये चीज़ क्लियर हो और ये चीज़ पता चले कि जो 1857 की क्रांति थी उसमें मध्य प्रदेश के हर जगह से, है ना, ऑल ओवर, देखिए इस मैप में आपको दिख रहा होगा कि लगभग मध्य प्रदेश के हर एक क्षेत्र से लोगों ने अपना योगदान दिया था 1857 की क्रांति में, ठीक है। जिसमें हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? मुरैना से, है ना। मुरैना में क्या? राम प्रसाद बिस्मिल। मुरैना से कौन थे इंपॉर्टेंट? राम प्रसाद बिस्मिल। देन हम आए थे शिवपुरी। शिवपुरी में कौन था? ढिल्लन शाह। ये मैप में हो सकता है आप लोगों को क्लियर नहीं समझ में आ रहा हो, है ना, इतनी सारी चीज़ें नाम है। तो मैं इंडिविजुअली आपको क्या लेके बताती हूँ? नाम लेके बताती हूँ और किस जगह से वो थे वो बताती हूँ। तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं चाहे तो, है ना। ये मैप में रिप्रेजेंटेट करने का मेरा मकसद था कि आप लोगों को चीज़ें पता चल सके कि कौन से क्षेत्र से, और लगभग हर क्षेत्र से लोगों ने अपना समर्थन दिया था, है ना। हर क्षेत्र से फ्रीडम फाइटर्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो अब मैं आपको इंडिविजुअली बता रही हूँ, आप नोट करिए। मुरैना से थे राम प्रसाद बिस्मिल। देन शिवपुरी, शिवपुरी कैंटोनमेंट। 1857 की क्रांति शिवपुरी में कब पहुंची थी? शिवपुरी में 1857 की क्रांति 20 जून 1857 को सैनिकों ने, है ना, सोल्जर्स ने कहाँ से रिवॉल्ट शुरू किया था? शिवपुरी कैंटोनमेंट। तो शिवपुरी से थे ढिल्लन शाह। कौन थे? ढिल्लन शाह। कहाँ से थे? शिवपुरी से। उसके बाद छतरपुर, छतरपुर से थे दीवान देशपत बुंदेला। दीवान देशपत बुंदेला कहाँ से थे? छतरपुर से। फिर दमोह, दमोह से कौन थे? किशोर सिंह। दमोह से कौन थे? किशोर सिंह। उसके बाद हम फिर आते हैं सागर। सागर से कौन थे? राजा बख्तावली। राजा बख्तावली कहाँ से थे? सागर से। देन आफ्टर सतना, सतना में हम इंपॉर्टेंट नाम किनका पढ़ते हैं? लाल पद्मधार सिंह और ठाकुर रणमत सिंह। लाल पद्मधार सिंह और ठाकुर रणमत सिंह, इनका नाम हम कहाँ पे पढ़ते हैं? सतना से। जो लाल पद्मधार सिंह है 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के चलते इनकी मृत्यु हो गई थी, मतलब ये शहीद हो गए थे। कौन? लाल पद्मधार सिंह, ठीक। देन इस साइड यहाँ पे किसने किसने सहयोग किया? तो इंदौर, इंदौर से मैंने आपको कई बार बताया है शहादत खान। इन्होंने बुलेट फायर की थी जब 1 जुलाई 1857 को ये जो रिवॉल्ट है वो मऊ छावनी तक पहुँचा था। उसके बाद देवास, देवास में क्या पढ़ा हमने? देवास से कौन थे? दौलत सिंह, है ना। देवास से कौन थे? दौलत सिंह। उसके बाद धार, धार से कौन थे? अमजेरा धार से थे राजा बख्तावर सिंह। कौन थे? राजा बख्तावर सिंह। और उसके बाद कौन? अलीराजपुर, जिनके नाम पर अलीराजपुर का नाम क्या पड़ा? चंद्रशेखर आज़ाद नगर। भाभरा विलेज अलीराजपुर में इनका जन्म हुआ था। तो चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ से? अलीराजपुर के। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्या है ना, ये कुछ इम्पोर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स हैं। फ्रीडम फाइटर्स, ये कुछ इम्पोर्टेंट क्या है? फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश से अपना सहयोग जो है वो दिया था। कब दिया था? 1857 की क्रांति में। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक, है ना। क्या था वो? Today we will have to start with contribution of tribals in independence of मध्य प्रदेश। ठीक है, क्या पढ़ना है हमें? हमें पढ़ना है ट्राइबल
कंट्रीब्यूशन। कुछ चीज़ें हमने कल भी पढ़ी, लेकिन है ना इकट्ठा करके और एक जगह पे हम चीज़ें आज पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे आपको खुद लिख लिख के इसलिए बताऊंगी जिससे हम देख सकें कि कभी देखिए जो हमारे मेंस के एग्ज़ाम है उसमें 2 मार्क्स में अक्सर जो इम्पोर्टेंट बैटल्स होते हैं, है ना, जो इम्पोर्टेंट बैटल्स होते हैं या फिर क्या होते हैं इम्पोर्टेंट स्वतंत्रता सेनानी, जैसे आ गया राजा बख्तावली, तो अब 2 नंबर में हम इनके बारे में कैसे लिखेंगे, तो वो चीज़ें भी आपकी कवर हो जाएँ और साथ ही साथ इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो प्रीलिम्स से इंपॉर्टेंट है वो हो जाए, है ना, कि इनकी मृत्यु कब हुई, इन्हें कौन सी सज़ा दी गई या और भी इंपॉर्टेंट चीजें। चलिए तो शुरू करते हैं। ट्राइबल कंट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम सबसे मेजर ये नोट्स हमारे पास कॉपी में हैंड रिटन नहीं है ना, इसलिए मैं आपको यहाँ लिख के बता रही हूँ। तो आप चाहें तो वीडियो पॉज करके चीज़ों को अपनी नोटबुक पे प्रॉपर नोट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि कई सारे हैं ये रिवॉल्यूशनरीज। तो मैं ये जो स्लाइड है इसे है ना इरेज भी करूँगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं टांट्या भील। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, मतलब कौन से क्षेत्र के थे ये, ईस्ट निमाड़। कहाँ के थे ये, ईस्ट निमाड़ वाले क्षेत्र पे। अब देखें कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इनका जो बर्थ है, कई बार पूछ लिया जाता है कि इनका जन्म, तांत्या भील एक इम्पॉर्टेंट जो है वो भील रिवॉल्यूशनरी माने जाते हैं या इम्पॉर्टेंट स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं जनजातियों में, इसलिए कई बार इनके जन्म स्थान के बारे में भी पूछा जाता है, जो कि कहाँ है, विरी गांव या विरी ग्राम खंडवा, विरी ग्राम खंडवा, है ना, इनका जन्म स्थल है। अब इन्हें किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से प्रचलित है ये, तो ये प्रचलित है इंडियन रॉबिन हुड या रॉबिन हुड ऑफ इंडिया। ये लोगों को अवेयर किया करते थे, कॉमन पब्लिक को ये अवेयर करते थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो किस तरीके से हम पर अत्याचार कर रहे हैं और किस तरीके से हमें उनके अगेंस्ट लड़ना है। ये ब्रिटिश ट्रेजरीज को लूट करके इंडियंस को या है ना इस रीजन के लोगों को क्या किया करते थे, इंडियंस को सर्व किया करते थे, इंडियंस की ज़रूरतें पूरी करते थे, इसलिए इन्हें इंडियन रॉबिन हुड के नाम से जाना गया। अब इनकी जो समाधि है या इनका मैं बोलूँ टॉम्ब है ना, इनकी समाधि कहाँ पे है ना, पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा गया, तांत्या भील रेलवे स्टेशन या तांत्या मामा रेलवे स्टेशन। तो इनकी समाधि कहाँ पे है, इंदौर के पाताल पानी में, पाताल पानी इंदौर, इंदौर के पाताल पानी में क्या है इनकी समाधि। और तांत्या मामा बलिदान दिवस कब मनाया जाता है, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी जो मृत्यु है ना, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी 1889 में 4 दिसंबर को, है ना, 1889 में 4 दिसंबर को, जो कि किस रूप में हम मनाते हैं, ये मनाया जाता है बलिदान दिवस। एक और दिन को हम बलिदान दिवस के रूप में बनाते हैं, कौन से दिन को मनाते हैं, रानी दुर्गावती 24 जून 1564 है ना 1564 एट द बैटल ऑफ नर्रई वैली इन विच शी किल्ड या शी सेक्रीफाइस्ड हरसेल्फ विद द टैगर ऑफ आधार सिंह, जब असफ खान ने और उनकी आर्मी ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। और 4 दिसंबर 1889 को तांत्या भील का क्या मनाया जाता है, बलिदान दिवस। इसको मैं इरेज कर दूं, आई होप आप सब इसको नोट कर लिए होंगे, है ना, आप वीडियो पॉज करके अलग अलग रिवॉल्यूशनरीज जैसे मैं बताती जाऊं वो नोट कर सकते हैं ना। एक बार में मैं बोर्ड में एक ही फ्रीडम फाइटर का नाम लिखूंगी जिससे चीज़ें आपको क्लियर रहें और कोई भी मैशअप ना हो या नोट्स बनाने में आपको दिक्कत ना हो।
चलिए, तो अब इसे मैं क्लीन करती हूँ। टॉपिक आप सभी को पता है, हम ट्राइबल कंट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, जिसमें नेक्स्ट हम पढ़ेंगे खज नायक। किनके बारे में पढ़ेंगे हम? खज नायक। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है खज नायक के बारे में? तो सबसे पहले किस क्षेत्र से थे? निमाड़ क्षेत्र से। निमाड़ में भी बड़वानी क्षेत्र से। ठीक है, कहाँ से थे ये? बड़वानी क्षेत्र से थे। उसके बाद इन्होंने भी, है ना, स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन हुए थे उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और फाइनली इनकी जो डेथ है, ये डेट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनकी मृत्यु एक युद्ध में हुई। कौन सा? अम्बापानी, बैटल ऑफ अम्बापानी। बैटल ऑफ अम्बापानी में ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ते लड़ते क्या हो गई थी? इनकी डेथ हो गई थी, है ना। कब, किस दिन इनकी डेथ हुई थी? डे कौन सा था? 11 अप्रैल 1858। इस दिन ये शहीद हुए थे। कौन? खज नायक। खज नायक ये भी निमाड़ बड़वानी क्षेत्र से थे और इनकी डेथ कब हुई थी? बैटल ऑफ अम्बापानी में, है ना, जब ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे, है ना। खज नायक आर्मी और ब्रिटिशर्स थे। और कौन थे? खज नायक। खज नायक। तो इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। देन उसके बाद नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नाम आता है रॉबिन हुड ऑफ निमाड़, जिनका नाम है भीम नायक। रॉबिन हुड ऑफ निमाड़ जिन्हें कहा जाता है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट नेम है, भीम नायक। तो भीम नायक भी कौन से क्षेत्र के थे भाई? भीम नायक भी बड़वानी के थे, है ना। बड़वानी मतलब वेस्टर्न निमाड़ वाले क्षेत्र के ये हुआ करते थे। किस क्षेत्र के हुआ करते थे? वेस्टर्न निमाड़, पश्चिमी निमाड़। देन उसके बाद इन्हें क्या कहा जाता था? निमाड़ का रॉबिन हुड। ही वॉज नोन एज रॉबिन हुड ऑफ निमाड़। ही वॉज नोन एज रॉबिन हुड ऑफ निमाड़। क्या कहा जाता था इन्हें? निमाड़ का रॉबिन हुड इन्हें कहा जाता था। उसके बाद पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्ट ऑफ 1857। और इनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि 1857 की क्रांति ने लोगों ने एक भी पैसे के बिना या बिना किसी पैसे के इन्हें ज्वाइन किया था और इनके साथ 1857 की क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कब? रिवॉल्ट ऑफ 1857 में इनका क्या था? एक्टिव कंट्रीब्यूशन। इनके से क्या था? एक्टिव कंट्रीब्यूशन था इनका, along with ट्राइबल्स, उस क्षेत्र के ट्राइबल्स के साथ। उसके बाद इनकी डेथ कब हुई? इनकी डेथ हुई थी, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और इन्हें काला पानी की सज़ा दी गई थी। कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर में। और फिर बाद में इन्हें 1876 में क्या कर दिया गया था? 1876 में इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। कब लटका दिया गया था इन्हें फांसी पर? 1876। तो भीमा नायक के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी हैं कि ये कहाँ से थे? भीमा नायक बड़वानी से, वेस्टर्न निमाड़ वाले क्षेत्र से थे। उसके बाद ये क्या थे, है ना, निमाड़ का रॉबिन हुड इन्हें कहा जाता था। यहाँ पर निमाड़ क्षेत्र में, बड़वानी क्षेत्र में इन्होंने क्या किया था? तो इस क्षेत्र पर इन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 के लिए ट्राइबल्स को
इंगेज किया था और इनके प्रभावशाली व्यक्तित्व की वजह से लोगों ने इन्हें बिना किसी पैसे के रिवॉल्ट में इनका साथ दिया था। इनकी डेथ कब हुई थी? इन्हें सजाए काला पानी दी गई थी और 1876 में इन्हें फांसी दे दी गई थी। ठीक है, अब इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। इस स्टेटमेंट के बारे में मैंने कल भी जिक्र किया था। क्या था वो स्टेटमेंट? स्टेटमेंट था जय हो जौहर हो। लड़ाई आर पार हो। क्या स्टेटमेंट दिया था इन्होंने? जय हो जौहर हो, लड़ाई आर पार हो। किसका स्टेटमेंट है ये? भीम नायक। देन उसके बाद कुछ अदर रिवॉल्यूशनरीज आते हैं, जैसे एक हम नाम पढ़ते हैं विष्णु सिंह उइके, है ना। एक हम क्या नाम पढ़ते हैं? विष्णु सिंह उइके, है ना। ये कौन से थे? कौन थे ये विष्णु सिंह उइके? गोंड थे ये, है ना। गोंड रिवॉल्यूशनरी थे और बैतूल के कहाँ के थे? शाहपुर रीजन। शाहपुर रीजन, शाहपुर रीजन। और है ना बंजारी गांव, कौन से गांव का नाम था? बंजारी ढाल। बंजारी ढाल कहाँ पर है? बंजारी ढाल बैतूल में। बंजारी ढाल कहाँ पर है? बैतूल में है। ठीक है, और इन्होंने किस में पार्टिसिपेट किया था? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। इसमें इन्होंने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। विष्णु सिंह उइके, इन्होंने शाहपुर बैतूल वाले क्षेत्र से रिवॉल्ट ऑफ, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन में क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था, अपना योगदान दिया था, महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी रहे। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नाम हम पढ़ते हैं किनका? सीताराम, सीताराम कंवर एंड रघुनाथ मंडलोई, जो कौन थे? भीलाला, है ना। तो सीताराम कंवर एंड रघुनाथ मंडलोई भीलाला, इन्होंने किस रीजन को? निमाड़ रीजन को, है ना। निमाड़ रीजन को किस में रिप्रेजेंट किया था? 1857 की क्रांति में, 1857 के रिवॉल्ट में इन्होंने इस क्षेत्र से इम्पोर्टेंट क्या किया था? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। किस क्षेत्र से? निमाड़ क्षेत्र से। कहाँ से पार्टिसिपेट किया था? निमाड़ क्षेत्र से। कहाँ, कब? 1857 के रिवॉल्ट के समय पर। ठीक है, और विष्णु सिंह उइके कौन थे? विष्णु सिंह उइके गोंड ट्राइबल लीडर थे और बैतूल के शाहपुर क्षेत्र से इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। देन उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं गंजन सिंह कोरकू। इनका नाम हमने कहाँ पर पढ़ा था? है ना, गंजन सिंह कोरकू। कोरकू ट्राइबल्स को इन्होंने एकजुट किया था। कहाँ पर हमने इनका नाम पढ़ा था? इनका नाम हम पढ़े थे बैतूल के घोड़ा डोंगरी, है ना, बैतूल के घोड़ा डोंगरी। और बैतूल के घोड़ा डोंगरी के जंगल सत्याग्रह में। कब? जंगल सत्याग्रह। क्या था जंगल सत्याग्रह का मतलब?
कि ये जो जंगल हैं, ये जो फॉरेस्ट हैं, ये हमारे हैं और हम इसमें किसी भी प्रकार का ब्रिटिश रिस्ट्रिक्शन है ना, ब्रिटिशर्स का जो हस्तक्षेप है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कौन थे? गंजन सिंह कोरकू, बैतूल के घोड़ा डोंगरी वाले क्षेत्र से थे और इन्होंने जंगल सत्याग्रह के शुरुआत में जंगल सत्याग्रह में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा इनका साथ किसने दिया था? एक इम्पॉर्टेंट नाम है बंजारी सिंह कोरकू। इन्होंने भी क्या किया था? तो बंजारी सिंह कोरकू ने भी जंगल सत्याग्रह में अपना योगदान दिया था। कौन? बंजारी सिंह कोरकू। और दुर्गा शंकर मेहता कहाँ से जंगल सत्याग्रह को रिप्रेजेंट कर रहे थे? शिवनी, है ना, शिवनी जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? दुर्गा शंकर मेहता, जिन्होंने नमक सत्याग्रह के दौरान शिवनी में गांधी चौक पर क्या किया था? नमक का पुतला बनाकर जलाया था और नमक कानून को तोड़ा था। उसके बाद जंगल सत्याग्रह से ही, मतलब टुरिया जंगल सत्याग्रह से ही इंपॉर्टेंट एक नाम आता है रेनो बाई, फिर मुड्डे बाई और बिरजू भोई। रेणुबाई, मुड्डेबाई और बिरजू भोई। रेणुबाई, मुड्डेबाई और कौन? बिरजू भोई। ये कहाँ से नेतृत्व इन्होंने किया था, है ना? तो ये थे टुरिया जंगल सत्याग्रह से। रिप्रेजेंटेड टुरिया जंगल सत्याग्रह। कौन? रेणुबाई, मुड्डेबाई और बिरजू भोई। कब हुआ था टुरिया जंगल सत्याग्रह? 1930 में। उसके बाद इन्हीं के साथ एक इंपॉर्टेंट नाम आता है बादल भोई। बादल भोई ये भी इंपॉर्टेंट कौन हुए? स्वतंत्रता सेनानी हुए, जिनके नाम पर छिंदवाड़ा का म्यूजियम है ना। कहाँ का म्यूजियम? छिंदवाड़ा म्यूजियम। छिंदवाड़ा का कौन सा म्यूजियम? ट्राइबल म्यूजियम। छिंदवाड़ा का ट्राइबल म्यूजियम। छिंदवाड़ा का ट्राइबल म्यूजियम किसके नाम पर बनाया गया है? बादल भोई म्यूजियम, है ना। छिंदवाड़ा का ट्राइबल म्यूजियम किसके नाम पर है? बादल भोई म्यूजियम। इंपॉर्टेंट स्वतंत्रता सेनानी रहे ये भी। उसके बाद एक नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट नेम आता है वीरसा गोंड। किसका नाम है? वीरसा गोंड। ये भी कौन रहे होंगे? वीरसा गोंड भी गोंड रिवॉल्यूशनरी थे और इन्होंने बैतूल वाले क्षेत्र से रिप्रेजेंट किया था। कौन सी मूवमेंट रिप्रेजेंट की थी इन्होंने बैतूल वाले क्षेत्र से, है ना? विच मूवमेंट ही रिप्रेजेंटेटेड? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के नेतृत्व करता थे ये बैतूल वाले क्षेत्र से। कौन? वीरसा गोंड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइबल पर्सनैलिटीज थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में और भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा जंगल सत्याग्रह जैसे आंदोलनों में अपना सहयोग दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने किनका नाम पढ़ा था? इंपॉर्टेंट भील रिवॉल्यूशनरी, तांत्या भील। देन वी हैव स्टडीड अबाउट खज्य नायक, जो कि अंबापानी के युद्ध में ब्रिटिशर से झगड़ा करते करते, ब्रिटिशर से युद्ध करते करते मारे गए थे। कौन? खज्य नायक। फिर उसके बाद हमने किनके बारे में पढ़ा था? भीम नायक। देन आफ्टर सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भीलाला। इन्होंने निमाड़ क्षेत्र से रिवॉल्ट को क्या किया था? अंजाम दिया था।
देन रेणुबाई, मुड्डेबाई और बिरजू भोई ये टुरिया जंगल सत्याग्रह सिवनी से संबंधित हैं। उसके बाद गंजन सिंह कोरकू बैतूल से संबंधित हैं और साथ ही साथ कौन, बंजारी सिंह कोरकू भी। और जो वीर सागौन है वो बैतूल वाले क्षेत्र से हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट के नेतृत्व करता। कहाँ के, क्विट इंडिया मूवमेंट के। ठीक है, तो ये कुछ हमारी हुई इंपॉर्टेंट ट्राइबल कंट्रीब्यूशन। ट्राइबल कंट्रीब्यूशन। देन आफ्टर आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि वुमेन्स का क्या कंट्रीब्यूशन था इन इंडियन इंडिपेंडेंस, या मध्य प्रदेश में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उसमें वुमेन्स ने अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिया था, महिलाओं का क्या योगदान था। कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन्स इन द फ्रीडम ऑफ मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले हम एक इंपॉर्टेंट वुमेन के बारे में देखते हैं, कौन, सबसे पहले एक है रानी फूल कुंवर। रानी फूल कुंवर। रानी फूल कुंवर कौन थी, तो ये जो रानी फूल कुंवर थी ये शंकर शाह और रघुनाथ शाह का नाम हमने पहले पढ़ा था, है ना, अपनी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि शंकर शाह जो थे वो रघुनाथ शाह के कौन थे, फादर। तो शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने गढ़ा मंडला वाले क्षेत्र को 1857 की क्रांति में इम्पोर्टेंट, इन्होंने वहाँ से योगदान दिया था। कब, 1857 की क्रांति में। रानी फूल कुंवर शंकर शाह की वाइफ थी और रघुनाथ शाह की कौन थी, मदर। तो जब 1858 में शंकर शाह और रघुनाथ शाह को ब्रिटिशर्स ने तोप से उड़ा दिया, तब रानी फूल कुंवर ने क्या किया था, अब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, है ना, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जिन्होंने अपोज किया था, है ना, अपोज्ड ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये युद्ध में उतरी थी, कौन, रानी फूल कुंवर। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नाम है काशी देवी। काशी देवी। तो काशी देवी कहाँ से थी, ये थी रतलाम से। जब प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया आए थे तब उन्होंने कई सारी मीटिंग्स उनके अगेंस्ट जो हैं वो ऑर्गेनाइज कराई थी। कब, जब प्रिंस ऑफ वेल्स, कब मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई थी, व्हेन प्रिंस ऑफ वेल्स, है ना, व्हेन प्रिंस ऑफ वेल्स केम इंडिया। जब प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया आए थे 1921 के आसपास, तब इन्होंने क्या किया था, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कराई थी। क्या किया था इन्होंने, कई सारी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कराई थी। पहली थी रानी फूल कुंवर, देन थी काशी देवी रतलाम वाले रीजन से। जब प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया आए थे तो उन्होंने उनके अगेंस्ट कई सारी मीटिंग्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज कराई थी। उसके बाद नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट नाम आता है किनका, दुर्गा बाई जोशी। दुर्गा बाई जोशी, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इन्होंने पहली, है ना, महिला स्वयं सेविका, महिला स्वयं सेविका दल, है ना, महिला स्वयं सेविका दल की स्थापना किसने की थी, तो इन्होंने महिला स्वयं सेविका दल की स्थापना की थी। किसने, दुर्गाबाई जोशी ने। किसने स्थापना की थी, दुर्गाबाई जोशी ने। किसकी स्थापना की थी, महिला स्वयं सेविका दल। देन उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कौन आती हैं, उसके बाद आती हैं अनसुईया बाई काले। अनसुईया बाई काले, है ना, ये कहाँ की थी, जबलपुर वाले रीजन से। ये
जनरल इलेक्शंस के अगेंस्ट जिन्होंने अपोज किया था, अपनी 200 सहायिका जो सहायक इनकी वुमेन्स थी, अपनी 200 वॉलंटियर वुमेन्स के साथ इन्होंने जनरल इलेक्शन को अपोज किया था जबलपुर म्यूनिसिपैलिटी बिल्डिंग पर। कहाँ पे? जबलपुर म्यूनिसिपैलिटी बिल्डिंग पर इन्होंने जनरल इलेक्शंस जो ब्रिटिशर्स के द्वारा कंडक्ट कराए गए थे उनका अपोजिशन किया था, उनको अपोज किया था, है ना, किसके साथ? अपनी 200 सहायक कर्मियों के साथ, है ना, 200 वॉलंटियर वुमेन्स के साथ। उसके बाद देख नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेम आता है किनका? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेम है एक सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में हमने कल भी पढ़ा था, अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ये कौन थी? एकमात्र फीमेल थी जो झंडा सत्याग्रह के दौरान कहाँ गई थी? जेल, जिन्हें झंडा सत्याग्रह के दौरान जेल जाना पड़ा था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अच्छा, इन्होंने आज़ादी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें लिखी थी, जैसे एक हम बचपन में हम एक पोयम पढ़ते हैं, कौन सी पोयम? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। ये पोयम किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। बुंदेले हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। किसने लिखा है इसे? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। उसके बाद जलियांवाला बाग के लिए उन्होंने लिखा है जलियांवाला बाग में बसंत, किस तरीके से ब्रिटिशर्स के गोलियों की बरसात हुई थी और किस तरीके से लोगों की जानें गई थी, उस पर इन्होंने क्या लिखा है? जलियांवाला बाग में बसंत। और एक लिखी थी इन्होंने झांसी की रानी। ये जो थी ये इलाहाबाद के निहलपुर गांव की थी। कहाँ की थी? सुभद्रा कुमारी चौहान की जो रचनाएं हैं वो हम एमपी के लिटरेचर में पढ़ते हैं। जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो फोक डांसेस, और इनके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है? लिटरेचर्स ही होने वाला है। तो हम इनके लिटरेचर्स पढ़ते हैं क्योंकि इनकी ये जो थी ये निहलपुर इलाहाबाद की थी, लेकिन इनकी शादी खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह से हो गई थी, इसलिए हम इनकी रचनाओं को मध्य प्रदेश में पढ़ते हैं। इनकी कई सारे इंपॉर्टेंट और भी रचनाएं हैं, जैसे राखी, मात मंदिर में, बिखरे हुए मोती, सीधे सीधे चित्र, सभा का खेल, इंपॉर्टेंट है एक वीरों का ऐसा हो बसंत। तो ये सारी रचनाएं हम कब पढ़ेंगे? जब हम लिटरेचर पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कौन सी हैं? सुखरानी सहोदर बाई। सुखरानी सहोदर बाई, ये थी सागर की। कहाँ की? सागर की। अब कौन कौन सी मूवमेंट में इन्होंने अपना एक योगदान दिया है? एक तो इम्पॉर्टेंट मूवमेंट थी गोवा मुक्ति आंदोलन, गोवा लिबरेशन मूवमेंट, गोवा लिबरेशन मूवमेंट। और एक थी भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सी थी? एक भारत छोड़ो आंदोलन, एक थी क्विट इंडिया मूवमेंट, और एक कौन सी थी? गोवा लिबरेशन मूवमेंट। फिर एक इंपॉर्टेंट नाम है फातिमा बेग।
ये कहाँ से थी? ये थी इंदौर से। और किसमें इन्होंने अपना पार्टिसिपेशन दिया? अपन ने पढ़ा था कि क्विट इंडिया मूवमेंट में यूथ्स जो थे उन्होंने अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन, अपना एक्टिव कंट्रीब्यूशन दिया था, है ना। किनो कौन? यूथ्स ने, नौजवानों ने। तो इन्होंने इंदौर से रिप्रेजेंट किया था, फातिमा बेग ने, क्विट इंडिया मूवमेंट में। क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आती हैं कौन? ये है ना, मैं सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी इन्होंने, है ना। आज़ादी के लिए कौन कौन सी कविताएं इन्होंने लिखी थी? एक तो झांसी की रानी, और दूसरी कौन सी? जलियांवाला बाग में बसंत। उसके बाद थी एक गंगाबाई चौबे। गंगाबाई चौबे ये कहाँ से थी भाई? तो ये थी बालाघाट। और इन्होंने कौन सी मूवमेंट में अपना योगदान दिया? इन्होंने दिया था जंगल सत्याग्रह। किसमें? जंगल सत्याग्रह में। देन एक लास्ट इंपॉर्टेंट कौन है? अनसुईया बाई हरदालकर। अनसुईया बाई हरदालकर ये कहाँ से थी? ये सागर से थी, है ना। ये कहाँ से थी? सागर से। और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट में अपना योगदान दिया था। किस में दिया था? क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या दिया था इन्होंने? अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, जिसे हमने स्टोन एज पे शुरुआत किया था और ख़त्म हमने कहाँ से किया? 1857 की क्रांति से लेकर इंडिया की इंडिपेंडेंस तक मध्य प्रदेश के लोगों ने, या मध्य प्रदेश के ट्राइबल्स ने, या वुमेन्स ने, या इम्पोर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स ने अपना कहाँ और क्या क्या योगदान दिया, किस किस मूवमेंट में। ठीक है। अब देन फ्रॉम टुडे वी हैव टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ मध्य प्रदेश, आर्ट एंड कल्चर। आज से हम स्टार्ट करेंगे आर्ट एंड कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें हम फोक डांसेस, सॉन्ग्स, ड्रामा से स्टार्ट करेंगे। देन आफ्टर लिटरेचर, उसके बाद मैंने ऑलरेडी आप लोगों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पढ़ा चुकी है, बट यहाँ पे हम तीनों को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म पे और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार बहुत डीपली भी इन साइट्स से क्वेश्चंस हमसे पूछ लिए जाते हैं। फिर हम इम्पॉर्टेंट मंदिर, मॉस्क, टेम्पल, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट फेयर्स कौन कौन से लगते हैं मध्य प्रदेश में, कौन कौन से समारोह होते हैं, कौन कौन से फोर्ट हैं, है ना, और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पैलेसेस हैं, ये सारी चीज़ें हम आर्ट एंड कल्चर में कवर करते हैं। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं फोक सॉन्ग्स ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के लोक गीत। क्या है हमारा टॉपिक? फोक सॉन्ग्स ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश के लोक गायन, फोक सॉन्ग्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो हम ये 4 रीजन्स के पढ़ेंगे, ठीक है।
कहाँ के? निमाड़। देन उसके बाद एक हम पढ़ेंगे फोक सॉन्ग्स ऑफ निमाड़। देन हम पढ़ेंगे फोक सॉन्ग्स ऑफ मालवा। देन फोक सॉन्ग्स ऑफ हमारा प्यारा बुंदेलखंड, फोक सॉन्ग्स ऑफ बुंदेलखंड। एंड नेक्स्ट फोक सॉन्ग्स ऑफ बघेलखंड। ठीक है, तो हम एक बार नेम लिख लें कि हम कौन कौन से फोक सॉन्ग्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस किस रीजन के हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या, निमाड़ के फोक सॉन्ग्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं फोक सॉन्ग्स ऑफ निमाड़। तो कौन कौन से फोक सॉन्ग्स हैं निमाड़ वाले क्षेत्र के? संत, अभी यहाँ पे मैं आपको केवल फोक सॉन्ग्स के नाम लिखवा रही हूँ, उसके इवेंट, ओकेशंस और थीम्स हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले संत सिंघा जी, फिर निर्गुनिया, फिर मसन, फिर कलगी तुर्रा, कलगी तुर्रा। उसके बाद मालवा के इंपॉर्टेंट सॉन्ग कौन कौन से हैं? भर्तहरि, भर्तहरि। देन हीड़, हीड़ गायन, फिर संजा एंड भोपे। भर्तहरि, हीड़, संजा और भोपे। देन आफ्टर बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इंपॉर्टेंट सॉन्ग्स, भोला बम्बुलिया सॉन्ग्स, उसके बाद आल्हा सॉन्ग्स, फाग सॉन्ग्स और बेरायता सॉन्ग्स, बेरायता सॉन्ग्स। उसके बाद बघेलखंड, बघेलखंड में हम कौन कौन से पढ़ेंगे? बिरहा, बसदेवा, इसी को हम कौन सा बोलते हैं? हर बोले। पंडवानी, नाम से ही समझ में आ रहा है, पंडवानी मतलब ये पांडव की कथाओं से रिलेटेड होगा, है ना। पंडवानी, फिर घोटुल, पाटा और फिर देवरी। तो इन सॉन्ग्स के बारे में हमें मध्य प्रदेश में पढ़ना है। ठीक है, अब इन सभी के बारे में मैं इनकी थीम क्या है और इनके ओकेशन क्या है वो बताऊंगी, जिससे हमेशा, है ना, 2 नंबर में 2 मार्क्स में 2 क्वेश्चंस हमेशा आपके, है ना, लोक गायन, लोक नृत्य और लोक नाट्य से आते ही हैं, है ना। जैसे एक माच कई बार पूछ लिया जाता है, कई बार आल्हा सॉन्ग्स पूछ लिया जाता है, कई बार इनके इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट पूछ लिए जाते हैं, तो वो चीज़ें हम यहाँ से करेंगे। जैसे पिछले बार मध्य प्रदेश में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मोनिया है, कौन सा? मोनिया नृत्य, वो किस क्षेत्र का है या किस अवसर पर किया जाता है। ये चीज़ें अब हमको पता होनी चाहिए, एटलीस्ट क्षेत्र और वो डांस किस अवसर पर किया जाता है, या उससे रिलेटेड कुछ स्पेशल आर्टिस्ट हो, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। चलिए, तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? निमाड़ क्षेत्र के फोक सॉन्ग से स्टार्ट करें। फोक सॉन्ग्स ऑफ निमाड़। अब सबसे पहले कौन सा है? फोक सॉन्ग्स ऑफ निमाड़। निमाड़ क्षेत्र के प्रमुख
संत सिंगा जी, निर्गुणिया, फिर मसन्य और फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, कलगी तुर्रा। स्टार्ट करें तो सबसे पहले संत सिंघाजी सॉन्ग्स, संत सिंघाजी सॉन्ग्स। तो ये कब गाए जाते हैं संत सिंघाजी सॉन्ग्स, ऑन वेरियस ऑस्पिशियस ओकेशन, मतलब अलग अलग शुभ अवसरों पे इन गानों को गाया जाता है। और इनकी थीम क्या होती है, ये जो संत सिंगाजी सॉन्ग्स होते हैं इनकी थीम क्या होती है, तो ये कृषि मतलब एग्रीकल्चर, पशुपालन मतलब एनिमल हस्बेंड्री, तो ये कृषि, पशुपालन और डेली लाइफ है ना, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड क्या होते हैं गाने, किससे किससे रिलेटेड होते हैं, और वेरियस ऑस्पिशियस ओकेशन, अलग अलग खुशी के अवसरों पर गाए जाते हैं। और एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड इनकी थीम होती है ना, किससे रिलेटेड होते हैं, डेली लाइफ से रिलेटेड। देन उसके बाद फिर आते हैं कौन से, निर्गुणिया सॉन्ग्स। निर्गुणिया सॉन्ग्स है ना, नाम से ही समझ में आ रहा है, इसको भी ऑन वेरियस ऑस्पिशियस ओकेशंस है ना, अलग अलग शुभ अवसरों पर इसे क्या किया जाता है, गाया जाता है। क्या गाए जाते हैं है ना, क्या गाए जाते हैं, तो सॉन्ग्स ऑफ कबीर, इसके अलावा जो कौन थी, मीराबाई, देन आफ्टर रहीम एटसेट्रा है ना, आदि जो निर्गुण सेंट थे उनकी क्या गाई जाती हैं, सॉन्ग्स गाए जाते हैं। कौन गाता है, भिक्षु, भिक्षुस एंड मॉन्क, कौन गाता है, भिक्षुज और मॉन्क। तो सबसे पहले हमने संत सिंगाजी देखा। संत सिंगाजी सॉन्ग्स जो हैं वो अलग अलग ओकेशंस पे गाए जाते हैं, अलग अलग जो ऑस्पिशियस ओकेशन मतलब शुभ अवसर, जैसे कि विवाह, उसके अलावा कोई फेस्टिवल है तब गाए जाते हैं। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और डेली लाइफ से रिलेटेड जो है वो इसकी थीम होती है। फिर आते हैं निर्गुणिया, तो अलग अलग शुभ अवसरों पर इसे गाया जाता है। कबीर, मीरा, रहीम आदि कवियों के क्या गाए जाते हैं, गाने गाए जाते हैं, किसके द्वारा, भिक्षु और मॉन्क्स के द्वारा। देन कौन से आते हैं, मसन्य। ये क्या होता है, मसन्य कायको सॉन्ग, इसका ओकेशन किस ओकेशन पे गाए जाते हैं, तो ये गाए जाते हैं मृत्यु पर है ना, मृत्यु पर गाए जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, मृत्यु गीत भी कहते हैं। इसकी थीम क्या होती है, इसकी जो थीम है वो क्या होती है, इसकी थीम इमोर्टैलिटी ऑफ सोल, मतलब आत्मा अमर है, आत्मा के अमर होने के और शरीर के, जो शरीर है उसके मोर्टल है ना, मतलब नश्वर, आत्मा के अनश्वर और शरीर के नश्वर होने के जो गीत हैं वो गाए जाते हैं। कौन से गीत, मृत्यु गीत, जो कि मसन्न कायाखो, इन्हें कायाखो भी कहते हैं। तो मसन्न कायाखो सॉन्ग्स जो हैं वो डेथ के ओकेशन पर, मतलब जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब गाए जाते हैं। और इनकी थीम क्या है, इमोर्टैलिटी ऑफ सोल, आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है, इमोर्टैलिटी ऑफ बॉडी। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सॉन्ग आते हैं कौन से, कलगी तुर्रा। कौन से सॉन्ग्स, कलगी तुर्रा। ओकेशन एक प्रकार का क्या है, फोक सॉन्ग, जो कि रात में गाया जाता है। फोक सॉन्ग संग
एट नाइट। इट इज़ अ फोक सॉन्ग विच इज़ संग एट नाइट, जो कि रात में गाया जाता है। अब इसकी थीम क्या होती है? बेस्ड ऑन इवेंट्स, घटनाओं पर आधारित होता है ना, बेस्ड ऑन इवेंट्स। तो ये जो सॉन्ग्स हैं ये इवेंट पे बेस्ड होते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन इवेंट्स। इसकी थीम क्या होती है कि ये जो सॉन्ग्स हैं वो घटनाओं पर आधारित होते हैं। अब ये जो कलगी तुर्रा सॉन्ग्स हैं ना, इनके हम दो इम्पॉर्टेंट, इनसे जुड़े दो लोगों के बारे में पढ़ते हैं जो कि कलगी तुर्रा गायन के लिए फेमस हैं। अब कौन हैं वो दो लोग, है ना? तो ये हैं सुमेर सिंह सुमन, और दूसरे कौन है? मनसाराम। दो किन व्यक्तियों का नाम हम पढ़ते हैं कलगी तुर्रा सॉन्ग्स में? सुमेर सिंह सुमन, सुमेर सिंह सुमन और मनसाराम। सुमेर सिंह सुमन और मनसाराम। तो निमाड़ के फोक सॉन्ग्स में हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी? निमाड़ के फोक सॉन्ग्स में हमने पढ़ा 4, संत सिंघा जी, निर्गुणिया, मसन्न कायखो सॉन्ग और कलगी तुर्रा। संत सिंघा जी एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं। निर्गुणिया सॉन्ग को भिक्षुज और मॉन्क्स गाते हैं, जो कि कबीर, रहीम और मीरा आदि जैसी जो हैं कवि निर्गुण सेंट हैं उनकी कविताएं या उनके क्या होते हैं? गाने। उसके बाद मसन्न कायखो सॉन्ग, तो ये डेथ सॉन्ग्स होते हैं, मृत्यु गान होते हैं, जिसका एम क्या होता है या जिसकी थीम क्या होती है? ये बताना कि जो हमारी आत्मा है वो अनश्वर है और जो शरीर है वो नश्वर है। ठीक है, मतलब नष्ट होने वाला है। और कलगी तुर्रा, कलगी तुर्रा सॉन्ग्स क्या हैं? ये एक फोक सॉन्ग्स, लोक गायन है जो कि रात के समय क्या किया जाता है? गाया जाता है। और ये इवेंट्स मतलब घटनाओं पर आधारित होता है। तो ये हो गए हमारे क्या? निमाड़ के फोक सॉन्ग्स, फोक सॉन्ग्स ऑफ निमाड़, फोक सॉन्ग्स ऑफ निमाड़। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे फोक सॉन्ग्स ऑफ मालवा, फोक सॉन्ग्स ऑफ मालवा। क्या पढ़ेंगे हम नेक्स्ट? मालवा के लोक गीत। ठीक है, उसी तरीके से हम टेबल बना लेते हैं तो समझने में क्या होती है? क्लैरिटी, है ना? कौन कौन से सॉन्ग्स मैंने बताए थे मालवा के? फोक सॉन्ग्स कौन कौन से बताए थे? भरथरी, हीड़, संजा और भोपे। स्टार्ट करते हैं भरथरी गायन से। तो भर्तहरि, है ना, राजा विक्रमादित्य के भाई बड़े कौन थे? भर्तहरि। भर्तहरि की शादी किससे हुई थी? रानी पिंगला। लेकिन जब उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था, भर्तहरि ने जब वैराग्य धारण कर लिया था, सांसारिक सुख त्याग दिए थे, तब उनके सेपरेशन, उनके वियोग की कहानी या उनके वियोग के गाने किस में गाए जाते हैं? भरथरी सॉन्ग्स, है ना। क्या है इसकी थीम? सेपरेशन ऑफ किंग भरथरी एंड क्वीन पिंगला, है ना, रानी पिंगला और भरथरी के वियोग के गाने। सेपरेशन ऑफ भरथरी और उनकी वाइफ कौन? पिंगला। कब गाए जाते हैं? है ना, मॉर्निंग टाइम पे। कब गाए जाते हैं? मॉर्निंग टाइम।
सुबह के समय ये गाने जो हैं वो गाए जाते हैं, जिसमें भर्तहरि और उनकी वाइफ रानी पिंगला के वियोग की कहानी क्या की गई है, बताई गई है। देन उसके बाद कौन से आते हैं, हीड़ गायन। कौन से अवसर पर गाए जाते हैं, श्रावण मंथ, सावन के महीने में ये गाने गाए जाते हैं। और हीड़ सॉन्ग्स किससे रिलेटेड हैं, स्टोरी ऑफ ग्यारस माता एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्रीकल्चर कल्चर, मतलब ग्यारस माता की कहानी और कृषि संस्कृति के बारे में बताया जाता है ना। क्या है इसमें थीम, तो एक है एग्रीकल्चरल कल्चर, है ना, डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्रीकल्चर कल्चर, और ग्यारस माता स्टोरी, ग्यारस माता स्टोरी। तो हीर गान जो हैं वो श्रावण मंथ में गाए जाते हैं, और इसकी जो थीम है या इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, कृषि संस्कृति और ग्यारस माता की कहानी इसमें गाई जाती है ना, ग्यारस माता सॉन्ग्स। इसको मैं और अच्छे से लिख देती हूँ, है ना, जिससे क्लियर आपको समझ में आएगा। थीम क्या है अभी इसकी थीम, इसकी थीम है ग्यारस माता स्टोरी और एग्रीकल्चरल कल्चर, यानी कि कृषि संस्कृति इसमें बताई जाती है। क्या बताई जाती है, कृषि संस्कृति। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आते हैं संजा सॉन्ग्स। संजा सॉन्ग्स जो कि इवनिंग टाइम पे, कब, पितृपक्ष महीने में, है ना, पितृपक्ष मंथ, कब, तो ये गाने पितृपक्ष मंथ में गाए जाते हैं शाम के समय, इवनिंग टाइम पे। पितृपक्ष मंथ है ना, मतलब जिस महीने में हम श्राद्ध वगैरह करते हैं, पितृपक्ष मतलब पितरों के लिए, जो महीना हमारे पितरों के लिए समर्पित है वो पितृपक्ष मंथ है। और पितृपक्ष मंथ में ही हम श्राद्ध और अन्य जो पितरों के लिए हमारे दान पुण्य है वो करते हैं। तो इवनिंग टाइम पे पितृपक्ष मंथ में किसके द्वारा बनाई जाती हैं, मतलब किसके द्वारा गाया जाता है, अनमैरिड गर्ल्स के द्वारा। किसका यूज करती हैं वो, फ्लावर्स और काऊ डंग, यानी गाय का गोबर। तो फ्लावर्स मतलब फूलों से और गाय के गोबर से संजा पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, जिसके बाद क्या होता है कि संजा गीत गाए जाते हैं, किसके द्वारा, अनमैरिड गर्ल्स के द्वारा, कुंवारी कन्याओं के द्वारा। कौन से गीत गाए जाते हैं, संजा सॉन्ग्स। शाम के समय, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है संजा, है ना, तो संजा सॉन्ग शाम के समय गाए जाते हैं। और किस महीने में गाए जाते हैं, पितृपक्ष मंथ में। हीड़ गायन किस महीने में होता है, सावन के महीने में। और फ्लावर्स और काउडंग से क्या होता है, संजा इमेजेस बनाई जाती हैं, संजा पेंटिंग्स बनाई जाती हैं और गाने गाए जाते हैं। उसके बाद है भोपे सॉन्ग्स, ठीक है। तो ये कब गाया जाता है, भोपे से याद रखना है, बी से भोपे और बी से बसंत पंचमी। अब बसंत पंचमी में हम किसकी पूजा करते हैं, माँ सरस्वती की। तो बसंत पंचमी ओकेशन है और थीम क्या है इसकी, वर्शिप ऑफ माँ सरस्वती। क्या थीम है, वर्शिप ऑफ माँ सरस्वती। तो भोपे सॉन्ग्स कब गाए जाते हैं, बसंत पंचमी के अवसर पर। और इसमें क्या किया जाता है, वर्शिप ऑफ माँ सरस्वती, माँ सरस्वती की क्या की जाती है, पूजा की जाती है ना। अब जैसे मान लीजिए आपके 7 मार्क्स में ही हालांकि पूछा ही जाता है ना, जो क्वेश्चन कंफर्म है तो वो मैं कंफर्म ही आपको मतलब बता रही हूँ कि अगर आपसे 7 मार्क्स में कभी पूछ लिया कि राइट डाउन दी फोक सॉन्ग्स ऑफ मालवा, तो हमारे पास जगह बहुत नहीं है, हमारे पास केवल 10 लाइन्स हैं,
ठीक है, हमारे पास केवल 10 लाइन्स हैं और उसमें हमें चीज़ें लिखनी है। स्पेस भी, यहाँ से भी स्पेस हमारा मेंटेन रखना है और क्या करना है, लिखना है। तो हम अगर हम ऐसा लिख रहे हैं कि पहले हमने भरथरी लिखा 1 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट में हमने हीर गायन था, तो वो चीज़ें आएंगी नहीं, है ना, और देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी। हमें अपनी कॉपी को क्या बनाना है, दूसरों से अट्रैक्टिव बनाना है। ठीक है, तो हम इस तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं। इस तरीके से हमने अपनी बातें भी पूरी कह दी और देखने में भी ये, है ना, ठीक दिखता है कॉपी में इट लुक बेटर, है ना। हम चाहे उसमें क्या करें कि इम्पॉर्टेंट 3 सॉन्ग्स ही लिखें, है ना, 3 ही सॉन्ग्स हम चाहे लिखें, लेकिन उसको इतने अट्रैक्टिव तरीके से लिखें कि वो पूरी चीज़ें कवर करे और देखने में अधूरा नहीं लगना चाहिए आपका आंसर कभी भी मेंस में। चलिए, तो हमने निमाड़ क्षेत्र के पढ़ लिए, मालवा रीजन के पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं बुंदेलखंड के फोक सॉन्ग्स। बुंदेलखंड, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट सॉन्ग्स हैं? भोला बम्बुलिया या लमतेरा सॉन्ग्स, आल्हा सॉन्ग्स, फाग सॉन्ग्स और बेराइटा सॉन्ग्स। स्टार्ट करते हैं ना। अब कौन कौन से अवसरों पर ये गाना गाए जाते हैं? भोला बम्बुलिया लमतेरा, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, भोला मतलब भगवान शिव। तो भगवान शिव से रिलेटेड जितने भी पर्व हमारे साल भर में आते हैं, है ना, उन पर्व में हम कौन से सॉन्ग्स हम देखते हैं, है ना, उन पर्व में हम कौन से सॉन्ग्स गाते हैं? भोला बम्बुलिया लमतेरा सॉन्ग्स। किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? बुंदेलखंड में। तो अच्छा, तो कौन कौन से अवसर आते हैं? एक तो आता है मकर संक्रांति, उसके बाद फिर मकर संक्रांति और महाशिवरात्रि। इसके अलावा बसंत पंचमी में भी एक गीत गाए जाते हैं, है ना, बसंत पंचमी। तो ओकेशन क्या क्या हुए? मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि और बसंत पंचमी। ठीक है, और किसके सॉन्ग्स गाए जाते हैं? थीम क्या होती है? इस सॉन्ग्स ऑफ शिव
एंड शक्ति, मतलब भगवान शिव और माता पार्वती के जो गाने हैं वो गाए जाते हैं। ठीक है, मैन और वुमेन ग्रुप सॉन्ग है ये, जिसे आदमी और औरतें, है ना, मेल्स और फीमेल्स दोनों गाते हैं। इसकी थीम होती है शिव और शक्ति, मतलब भगवान शिव और माता पार्वती के जो गाने हैं वो गाए जाते हैं ऑन ओकेशंस ऑफ बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि एंड मकर संक्रांति। देन आते हैं हम आल्हा सॉन्ग्स। आल्हा सॉन्ग्स कौन थे? आल्हा उदल परमार्दी देव, चंदेल शासक परमार्दी देव के कौन थे? कमांडर थे, है ना। तो उनके ब्रेवरी की कहानी, उन्होंने जो 52 लड़ाइयाँ लड़ी, तो उनके ब्रेवरी की कहानी हम इसमें गाते हैं। तो आल्हा उदल में क्या गाते हैं? ये ब्रेवरी सॉन्ग्स हैं, शौर्य गान है। क्या है? शौर्य गान, तो ब्रेवरी सॉन्ग्स हैं। अब कब गाए जाते हैं? ये गाए जाते हैं ऑन वेरियस फेस्टिवल्स या ऑस्पिशियस ओकेशन ड्यूरिंग नाइट, मतलब रात के समय जो है ये गाने गाए जाते हैं। कौन से गाने? आल्हा सॉन्ग्स। तो जो आल्हा सॉन्ग्स हैं वो बुंदेलखंड में गाए जाने वाले गीत हैं, जिसमें आल्हा उदल ने जो 52 लड़ाइयाँ लड़ी थी और जीती थी उसकी कहानी बताई जाती है। और ये अलग अलग फेस्टिवल्स में और ऑस्पिशियस ओकेशंस में जो है तो रात के समय गाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं फाग सॉन्ग्स। फाग मतलब, फाग नाम से ही समझ में आ रहा है क्या? होली के समय गाए जाते होंगे, है ना। तो फाग सॉन्ग्स कब गाए जाते हैं? होली के समय, ऑन दी ओकेशन ऑफ होली। ठीक है, ऑन दी ओकेशन ऑफ होली। और ये 3 हैं, है ना, 3 प्रकार के हैं। कौन कौन सा है? एक है ठाकुर फाग, फिर इसूरी फाग और राई फाग। अब ये जो फाग गीत है ना, ये ना केवल बुंदेलखंड में बल्कि बघेलखंड में भी इन फाग गीतों का प्रचलन है। ठीक है, किसका प्रचलन है? फाग गीतों का। कब गाए जाते हैं? होली में। ठाकुर फाग, राई फाग और इसूरी फाग। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं बेरायता सॉन्ग्स। कौन से सॉन्ग्स? बेरायता सॉन्ग्स। अब इसमें क्या होता है? इसकी ओकेशन क्या है? तो रेनी सीजन के समय, है ना, रेनी सीजन मतलब बरसात के समय, ड्यूरिंग नाइट, रात के समय, ड्यूरिंग नाइट। तो वर्षा ऋतु में रात के समय ये गीत जो हैं वो गाए जाते हैं। कौन से? बेरायता सॉन्ग्स, जिसमें रामायण और महाभारत की कथाएं गाई जाती हैं, है ना। थीम क्या है? रामायण एंड महाभारत स्टोरीज। महाभारत, रामायण और महाभारत की कथाएं किस गान में गाई जाती हैं बुंदेलखंड के? तो बेरायता सॉन्ग्स में, है ना। बेरायता सॉन्ग्स में, जो बेरायता सॉन्ग्स हैं वो कब गाए जाते हैं? रेनी सीजन में उन्हें गाया जाता है। कब? रात के समय। अलग अलग त्योहार के अवसरों पर रात के समय गाए जाने वाले गीतों को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आल्हा सॉन्ग्स। ठीक है। और बेरायत सॉन्ग कब? तो, है ना, वर्षा के, जो वर्षा ऋतु होती है तब रात के समय जो गीत गाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे बेरायत सॉन्ग्स। तो कौन कौन से पढ़ लिए हमने? मालवा के, निमाड़ के और बुंदेलखंड के। ठीक है, मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड। फिर बुंदेलखंड में हम ना एक इम्पॉर्टेंट सॉन्ग और पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं हरदौल की मनौती। कौन थे राजा हरदौल? हमने अभी एमपी हिस्ट्री में पढ़ा है, हरदौल लाला, है ना, हरदौल लाला जिन्हें बोलते हैं। तो हरदौल कौन थे? वीर सिंह देव, है ना। किस डायनेस्टी के?
बुंदेला डायनेस्टी के। तो बुंदेला डायनेस्टी के एक शासक थे वीर सिंह देव, उनके 2 पुत्र थे, जुझार सिंह और हरदौल सिंह। तो जब जुझार सिंह ने क्या किया था, हरदौल सिंह को शक के आधार पर मरवा दिया था, और हरदौल की मनौती, मतलब जो हरदौल थे, राजा हरदौल थे, उनकी कहानियाँ गाने के रूप में गाई जाती हैं बुंदेलखंड में, बघेलखंड में और कई सारे क्षेत्रों में। इन जगहों पर किसी भी शुभ अवसर से पहले, विवाह या फिर भंडारे या कोई भी शुभ अवसर होता है ना, तो पहले राजा हरदौल को क्या किया जाता है, इनवाइट किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन्हें इनविटेशन देते हैं हम तो ये आते हैं, है ना, और ऐसी मान्यता है कि इनके आने से, इन्हें क्या करने से, आमंत्रण देने से कभी भी जो भंडार में है वो कमी नहीं होती। कोई भी शुभ अवसर है तो उसमें कोई भी अड़चन नहीं आती, ऐसा माना जाता है। कहाँ, बुंदेलखंड और बघेलखंड वाले रीजन पे। इसीलिए हर शुभ अवसरों पे इन्हें आमंत्रण दिया जाता है, जिससे क्या होता है, इनके भंडारों में कमी नहीं होती। कौन से गाने, हरदौल की मनौती, प्रचलन किस क्षेत्र में है, बुंदेलखंड क्षेत्र में। आज का लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे क्या, फोक सॉन्ग्स ऑफ बघेलखंड। कल से हम स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश के लोक नृत्य और मध्य प्रदेश के लोक नाट्य, है ना, फोक डांस एंड फोक ड्रामा ऑफ मध्य प्रदेश। इसके अलावा फोक पेंटिंग्स भी देखेंगे, है ना, मध्य प्रदेश की। चलिए, तो अब कौन सा क्षेत्र है, बघेलखंड। कौन कौन से सॉन्ग्स हैं, बिरहा, बसदेवा, पंडवानी, घोटुल पाटा और देवरी। तो सबसे पहले बिरहा सॉन्ग्स, तो नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये विरह से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, विरह, है ना। तो श्रृंगार, विरह रस। श्रृंगार रस में भी हम 2 प्रकार के रस पढ़ते हैं ना, एक संयोग श्रृंगार रस और एक वियोग श्रृंगार रस। तो ये वियोग श्रृंगार रस के गाने हैं, है ना, मतलब इसमें नायक नायिका के बिछड़ने का जो दुख होता है वो प्रकट किया जाता है। उसके बाद ये सॉन्ग्स कब गाए जाते हैं, तो दिवाली के अवसर पर, है ना, ऊंचे टीलों पर बैठकर गाए जाते हैं। बाय सिटिंग ऑन हाई माउंड, हाई माउंड, किसी शांत जगह पर,
है ना। कौन से गाने हैं सबसे पहले? ये श्रृंगार विरह रस के गाने हैं, नायक नायिका के बिछड़ने का जो दुख है वो इनमें गाया जाता है। उसके बाद दिवाली के अवसर पर इन्हें गाया जाता है। बाय सिटिंग ऑन अ हाई माउंट एंड सेक्लूडेड या लोनली प्लेस, किसी शांत जगह पर बैठ के नायक जो हैं या नायिका वो इस गाने को गाते हैं, है ना। ऊंचे टीलों पर, ऊंचे प्लेस पर, किसी शांत जगह पर बैठ के इन गानों को गाया जाता है। श्रृंगार विरह रस के गाने होते हैं और दिवाली के अवसर पर गाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं बसदेवा सॉन्ग्स। कौन सी कम्युनिटी इसे गाती है? हर बोले जनजाति, हर बोले कम्युनिटी, है ना। कौन सी कम्युनिटी के द्वारा गाए जाते हैं? हर बोले कम्युनिटी, हर बोले कम्युनिटी। हर बोले कम्युनिटी के लोग पीले वस्त्र पहनकर इसे गाते हैं। किसके सामने? तो इन फ्रंट ऑफ देयर गेस्ट, है ना। अपने अतिथियों के सामने, अपने घर आए यजमानों के सामने ये गाने कौन गाता है ना। तो हर बोले जनजाति के लोग, हर बोले कम्युनिटी। कहाँ के लोग? तो हर बोले कम्युनिटी के लोग अपने घर में आए यजमानों के सामने क्या गाते हैं? बसदेवा सॉन्ग्स, पीले वस्त्र पहनकर, जिसमें श्रवण कुमार की कथाएं गाई जाती हैं। किसकी कथाएं गाई जाती हैं? श्रवण कुमार। फिर उसके बाद आते हैं पंडवानी। नाम से ही समझ में आ रहा है पंडवानी, है ना, मतलब स्टोरी ऑफ पांडव्स, स्टोरी ऑफ पांडव्स। कब गाए जाते हैं? इवनिंग टाइम पे, है ना। और ये कैसी? डिबेट स्टाइल सिंगिंग है ना, डिबेट स्टाइल। किस स्टाइल में गाए जाते हैं? तो ये डिबेट स्टाइल में। कौन से समय? इवनिंग के वक्त गाए जाते हैं। और किसकी स्टोरी बताई जाती है? पांडव्स की स्टोरी बताई जाती है। जो पंडवानी सॉन्ग है उनमें क्या होता है? पंडवानी जो सॉन्ग्स हैं उसमें पांडवों की कहानियाँ जो हैं वो बताई जाती हैं, गाई जाती हैं। ये डिबेट स्टाइल सिंगिंग है ना, डिबेट स्टोरी स्टाइल, डिबेट स्टाइल और स्टोरी स्टाइल सिंगिंग है ये। और ये शाम के वक्त गाए जाते हैं। भरथरी सॉन्ग कब गाए जाते हैं? सुबह के समय। और पंडवानी सॉन्ग कब गाए जाते हैं? शाम के समय। उसके बाद नेक्स्ट आता है घोटुल पाटा, डेथ सॉन्ग है ये भी, डेथ सॉन्ग। निमाड़ क्षेत्र में जो हम डेथ सॉन्ग गाते थे उनका नाम क्या था? तो निमाड़ क्षेत्र में जो मृत्यु गीत हैं उनका नाम क्या था? मसन्न या कायाखो सॉन्ग्स, ठीक है, जो कि मृत्यु संस्कार के समय पे गाए जाते थे। और जिनकी थीम क्या होती थी, है ना, तो इनकी थीम जो है वो होती थी इमोर्टैलिटी ऑफ सोल, मतलब कि आत्मा जो है वो कभी नहीं मरती, आत्मा अमर है, लेकिन जो हमारा शरीर है वो नश्वर है, वो नष्ट होने वाला है। तो वैसे ही बघेलखंड क्षेत्र में भी मृत्यु गीत हैं जिन्हें हम घोटुल पाटा कहते हैं, डेथ सॉन्ग, ठीक है। ये डेथ सॉन्ग है। और इसकी थीम क्या है? इसकी जो थीम है वो क्या है? सेल्फ पीस, आत्म शांति के लिए गाए जाते हैं। थीम क्या है इसकी? सेल्फ पीस, सेल्फ पीस, आत्म शांति के लिए गाए जाने वाले गीत हैं घोटुल पाटा। देन नेक्स्ट आते हैं क्या? देवरी सॉन्ग। तो ये दोहा स्टाइल सिंगिंग है, दोहा सिंगिंग, दोहा सिंगिंग किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति पर आधारित ये गाने होते हैं जिन्हें अहिर और यादव कास्ट के लोग गाते हैं, है ना। अहिर, यादव या ग्वाल कास्ट के लोग जो होते हैं वो इसे गाते हैं। तो देवरी सॉन्ग क्या होते हैं? बेसिकली ये दोहा स्टाइल सिंगिंग है ना, ये दोहा गायन है जिन्हें कृष्ण, जो कि कृष्ण भक्ति पर आधारित होते हैं। और अहिर्स, गवाली और
बरेदी या फिर यादव जनजाति के द्वारा, जो यादव कास्ट है सॉरी, उनके द्वारा ये गाए जाते हैं। किनके द्वारा गाए जाते हैं? अहिर्स, ग्वाली, बरेदी और यादव कम्युनिटी के द्वारा गाए जाते हैं। ये गीत किस पर आधारित होते हैं? कृष्ण भक्ति पर आधारित होते हैं, है ना। किस पर आधारित होते हैं गाने? कृष्ण भक्ति पर। और दोहा स्टाइल सिंगिंग ये है, ठीक है। कौन सी सिंगिंग है ये? दोहा स्टाइल सिंगिंग। तो बघेलखंड में इंपॉर्टेंट क्या पढ़ा हमने? बिरहा, बसदेवा, पंडवानी, घोटुल पाटा और देवरी, ठीक है। जिसमें बिरहा में श्रृंगार विरह रस, नायक नायिका के जो वियोग का वर्णन है वो होता है। उसके बाद फिर दिवाली के समय गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं? बाय सिटिंग, एक जगह, एक शांत जगह पर ऊंचे टीलों पर बैठकर इसे गाया जाता है। अच्छा, इसी के जैसा एक और सॉन्ग होता है बघेलखंड में ही, विदेसिया। विदेसिया जिन्हें सुनसान राहों में गाया जाता है। कहाँ गाया जाता है? सुनसान राहों में चलते चलते इन गानों को क्या किया जाता है? गाया जाता है। कौन से गानों को? विदेसिया गानों को। एक होता है बिरहा, है ना, ये ऊंचे टीलों पर बैठ के दिवाली के समय गाया जाता है। और विदेसिया सॉन्ग सुनसान राहों पर चलते हुए गाया जाता है। बसदेवा सॉन्ग हरबोले कम्युनिटी। पंडवानी सॉन्ग्स में पांडवों की कथाएं गाई जाती हैं। घोटुल पाथा डेथ सॉन्ग है जिसकी थीम क्या है? सेल्फ पीस। उसके बाद देवरी सॉन्ग्स क्या हैं? दोहा सिंगिंग बेस्ड ऑन कृष्ण भक्ति, जिसे अहिर्स, ग्वाली और यादव कम्युनिटी के द्वारा गाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम कल फिर से मिलेंगे जिसमें हम स्टार्ट करेंगे फोक डांसेज ऑफ मध्य प्रदेश और फर्दर अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।